जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले पाठ में हमने ये सीखा कि कैसे आकाशीय चक्र में राशियां दिखाई देती हैं। इसी क्रम में हम इसे और बेहतर तरीके से और स्पष्टता से समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर हम आकाश को देखें, आज कहीं भी खड़े होकर अगर आप आकाश को देखेंगे तो आपको अपने एक ओर पूर्व दिशा, एक ओर उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशाएं दिखाई देंगी। बिल्कुल ये कुंडली जो है ये उसी आकाशीय स्थिति को दिखा रही है। सदैव ही यहां पूर्व दिशा होगी, यहां उत्तर होगी, ये पश्चिम होगी, ये दक्षिण होगी और ये उसके आसपास की स्थितियां हैं। जैसे कि ये पूर्व है तो ये पूर्व से थोड़ा उत्तर, ये पूर्व से थोड़ा उत्तर, अधिक उत्तर और ये बिल्कुल उत्तर। यहाँ उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर ज्यादा और थोड़ा उत्तर की ओर और ये पश्चिम। इस तरह से ये दिशाओं का आकाश है। तो आप समझिए कि आकाश है। इस आकाश में उस क्षण पर आपको जहां ग्रह दिखाई दे रहे हैं उस स्थान पर वहां वहां ग्रह इस कुंडली में रख देते हैं। प्राचीन समय में विद्वान वैद्यशाला में ऐसा करते थे। फिर धीरे धीरे पंचांग की परंपरा शुरू की गई। वैद्यशाला के जो विद्वान हैं उन्होंने गतियों को, ग्रह को ध्यान रखते हुए उसका पहले से ही पंचांग निर्धारित किया कि इस समय में इतनी दूर तक ग्रह जाएंगे। फिर वो उनका समय समय पर भौतिक परीक्षण भी करते थे। वास्तव में देखते थे कि आकाश में ग्रहों की गति बिल्कुल समान तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है। और जब आकाश की गतियों को सही तरीके से जान लिया गया तो उसको पंचांग में पूर्ववत पहले से ही लिख दिया गया कि भविष्य में ऐसा हो, भविष्य में ग्रह यहाँ पहुंचेगा तो इस ग्रह इस समय में इस राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार हमें ग्रहों का निर्धारण हो गया। अब कोई प्रश्न में पूछ रहा था कि सूर्य को हम यहाँ स्थिर मान रहे हैं या गतिमान मान रहे हैं। देखिए, वैसे तो ऋषियों ने सूर्य को स्थिर कहा है, सूर्य को पूरी तरह स्थिर माना गया है, लेकिन सूर्य परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है, इसलिए सूर्य को परिक्रमा करता हुआ आम जनमानस के लिए स्वीकार किया गया है। अगर हम यहाँ सूर्य को परिक्रमा करते हुए नहीं देखेंगे तो हमें उसकी गणना करता हुआ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ जब हम ग्रह देख रहे हैं तो ग्रह ये देख रहे हैं कि पृथ्वी से कहाँ दिखाई दे रहा है, तो पृथ्वी से वो जहां दिखाई दे रहा है उसे यथावत करेंगे। अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो सूर्य की स्थिति यहाँ चलायमान हो जाती है, यानी कि सूर्य चल रहा है, वास्तव में नहीं चल रहा। लेकिन कुंडली में हमें क्या दिख रहा है कि वो स्थान बदल रहा है। स्थान तो वो हमारे परिक्रमण के कारण बदल रहा है या हमारे पृथ्वी के घूर्णन के कारण बदल रहा है, लेकिन मूल रूप से ये समझे कि हमारे परिक्रमण पथ के कारण से सूर्य की स्थिति हमें भिन्न भिन्न राशियों में भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह हमें सूर्य चलायमान दिखाई दे रहा है। तो जब हम गणनाएं करते हैं तो हम सूर्य की गणना करेंगे, सूर्य कहाँ दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में हम सूर्य को चलायमान मान लेते हैं, लेकिन ये मान लिया गया है मूल रूप से सूर्य को सदैव उदय कहा गया है ज्योतिष ग्रंथों में, यानी कि वो कभी अस्त नहीं होता, किंतु सूर्य के उदय और अस्त पंचांग में लिखे होते हैं समय। तो ये भौतिक रूप से हमें वो अस्त होता हुआ दिख रहा है, भौतिक रूप से हमें वो उदय होता हुआ दिख रहा है बाहरी तौर पर, लेकिन वास्तव में वो सदैव उदय है, तो वो कभी अस्त नहीं होता। इसलिए उसके अस्त होने का कोई प्रावधान ज्योतिष में नहीं है। तो यहां हमें इन सब बातों को बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर दोनों को अलग अलग लेना है। सूर्य की गणनाएं करते हुए सूर्य को चलायमान स्वीकार करने में कोई बड़ी त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि इससे सूर्य की मूलभूत बात तो एक अलग होगी कि सूर्य स्थिर है, लेकिन हमें जब हम उसकी गणनाएं कर रहे हैं, हमें गणनाएं करते हुए पृथ्वी की गति को स्थिर मानकर अगर ग्रहों की गति को स्वीकार करेंगे, आकाश की गति को स्वीकार करेंगे, तो हमें ये गणनाएं करना आसान हो जाएगा और सदैव सुविधाजनक तरीके को स्वीकार कर लिया जाता है। अब ये कुंडली है क्या? ये जो जन्म कुंडली है इसके 12 कोष्ठक होते हैं, 12 भाव होते हैं। ये प्रथम भाव है, ये कुंडली का प्रथम भाव है, ये कुंडली का द्वितीय भाव है, ये कुंडली का तृतीय भाव है, ये चतुर्थ चौथा भाव, ये पंचम पांचवा भाव, ये षष्ठ यानी छठा भाव, ये सप्तम यानी सातवां भाव, ये अष्टम यानी आठवां भाव, नवम नौवां भाव, दशम दसवां, एकादश
11वां भाव, और ये है द्वादश यानी कि 12वां भाव। ये सदैव स्थिर होंगे, हमेशा जन्म कुंडली में ये 12 खाने होंगे। इसी प्रकार से 12 खाने दिखाई देंगे। इन 12 खानों में आपको शरीर के विभिन्न अंग, व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलू, हमारे मुख के विभिन्न हिस्से, हमारे संपूर्ण शरीर के विभिन्न हिस्से, ये भावानुसार देखते हैं। तो प्रथम भाव में कौन सा है, द्वितीय में कौन सा है, तृतीय में कौन सा है, इस प्रकार से इनको देखते हैं। लेकिन ध्यान रखें ये सदैव स्थिर है। अब इसमें घूम क्या रहा है, हमें पृथ्वी से समयानुसार राशियां परिक्रमण करती हुई दिखाई देती हैं। एक चक्कर पृथ्वी का 24 घंटे में पूरा हो जाता है, तो 24 घंटे में इस प्रथम स्थान में 1 से लेकर 12 सभी राशियां इसमें से गुजरेंगी। तो इस तरह से जब यहाँ पहली राशि होगी तो यहाँ दूसरी होगी, यहाँ तीसरी होगी, जब यहाँ दूसरी आ जाएगी तो यहाँ तीसरी राशि, यहाँ चौथी राशि, ऐसे। मान लेते किसी समय पर जब हम गणना कर रहे हैं तो यहाँ सिंह राशि हो गई है, तो हम जो संख्या लिखते हैं कुंडली में, वो जो कुंडली में संख्या होती है वो होती है उस समय पूर्व में कौन सी राशि पहुंच गई है। पूर्व में राशि ये पंचांग से देखेंगे। अगर आपको गणनाओं में उतनी सुविधा नहीं है, अभी गणनाओं का ज्ञान नहीं है, तो आप इसे किसी भी ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली समय डालकर देख सकते हैं। अगर वर्तमान में कौन सी है तो बिल्कुल वर्तमान का समय डाल दीजिए कुंडली में, आपको पता चल जाएगा कि अभी वर्तमान में कौन सी राशि पूर्व दिशा में चल रही है, क्योंकि वही राशि लग्न होगी। अब ये जो प्रथम भाव है, इसी भाव को लग्न कहा जाता है। लग्न, जन्मकालीन लग्न, यानी कि आपके जन्म के समय बिल्कुल पूर्व मध्य में कौन सी राशि है। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ सिंह राशि पड़ रही है तो यहाँ संख्या सिंह की 5 हो गई। हम राशि को संख्या के अनुसार दिखा देते हैं, तो 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमने 12 संख्या दे दी। तो इसका मतलब हो गया मेष पहली राशि, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से 12 राशि। अगर 12 राशि में से पहली राशि यहाँ सिंह है, कुछ भी हो सकता है, मैं अभी मान रहा हूं कि एक संख्या को कि यहाँ सिंह राशि है, तो यहाँ पर कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इस तरह से 12 राशियां कुंडली के विभिन्न भावों में चली जाएंगी। इसमें भी सुविधा के लिए इसे अभी एंटी क्लॉकवाइज किया गया है। हालांकि बहुत पहले जब ऋषियों को शुरुआती समय में ऋषियों इसे गणना के बारे में कहा जाता है कि क्लॉकवाइज रखी जाती थी, लेकिन सुविधा के लिए बाद में इसे एंटी क्लॉकवाइज कर दिया गया। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात यह है कि आप ग्रहों की ठीक ठीक समझ रखते हो, राशियों के बारे में आपका अनुमान सही हो और राशियों में ग्रह आपने ठीक से रख लिए हो, तो बाकी चीजों पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हालांकि मेरा मानना यह है कि इसे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बनाकर अध्ययन करें तो ये ज्यादा सुविधाजनक होता है, ज्यादा व्यवहारिक है इसको देखना। अब हम इसके ही अनुमान में अगर मान लीजिए कि यहाँ सिंह राशि है तो प्रथम भाव, आप इसे 5वां भाव नहीं कहेंगे, ये प्रथम भाव है। पहला भाव, दूसरा भाव, तृतीय, ये चौथा भाव, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव सदैव स्थिर होंगे। इन भावों को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। उन नामों के बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि विस्तार से चीजों को समझना होगा। लेकिन अगर हम कुंडली के भावों को एक बार समझें, प्रथम भाव, पहला भाव, ये किसका है? पहला भाव है शरीर का। यदि किसी व्यक्ति का शरीर देखना है तो पहला भाव होगा, उसके पहले भाव की स्थिति देखनी होगी, उससे आपको पता चलेगा इस व्यक्ति का शरीर सामान्यतः कैसा रहेगा। बहुत रोगी रहेगा, बनावट शरीर की कैसी होगी, शरीर का रूप, रंग, गठन, स्वभाव और स्वभाव भी इसी में होगा, तो ये कैसा होगा? पहला।
ये हम इसे आमतौर पर अगर एक एक वर्ड में हम डिफाइन करें तो इसे कहा जाता है तन, तो इसे कहा जाता है धन, यानी कि इसे धन देखते हैं। इसे व्यक्ति कहा जाता है भ्रातृ, भाई, भाई। ये क्या है? अगर ये भ्रातृ है तो ये है मातृ, माता। ये क्या है फिर? ये है शिक्षा और संतान, और ये है शत्रु। अब शत्रु हमारे या तो रोग है या भौतिक शत्रु भी होते हैं, तो इसमें रोग भी है और व्यक्ति रूप में शत्रु भी इसी में देखे जाते हैं। तीसरा व्यक्ति का शत्रु होता है ऋण, तो ऋण भी इसी में होता है। ये जो स्थान है सप्तम स्थान, ये होता है पत्नी का स्थान। ये जो स्थान है अष्टम, ये स्थान दुख का है। सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु, तो मृत्यु भी इसी में होती है। ये जो है ये है धर्म और भाग्य, और धर्म के बाद ये है कर्म, और ये है लाभ, और लाभ के साथ ये है हानि, व्यय। आपका खर्च कहाँ होगा, किस चीज पर होगा। इस प्रकार से इनके स्थानों के अनुसार इनके फल देखते हैं। राशियां और ग्रहों के बदलने से इन स्थानों के प्रभावों में बदलाव आएगा, लेकिन मूल रूप से जो हम सीखते हैं कि ये सभी चीजें एक ही मुख्य चीज दिखा रही हैं। जैसे कि तन, ये शरीर को प्रभावित करती है, ये धन को प्रभावित कर रही है, ये आपके भाई बहन को प्रभावित कर रहा है, ये स्थान माता को प्रभावित कर रहा है, ये शिक्षा को, ये शत्रु को, ये पत्नी को, दुख, और ये धर्म, ये कर्म, ये लाभ, ये हानि, ये मुख्य बातें हैं। लेकिन यदि हमें किसी व्यक्ति के विस्तारित रूप से एक ही पक्ष को समझना है तो उस पक्ष के विभिन्न पहलू देखने होंगे। ये हम एक एक करके धीरे धीरे इसे और गहराई से समझते चले जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे वीडियो को क्रम से देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो ये थे भाव के बारे में। अब कुंडली बन गई, कुंडली में भाव आ गए। अब हर एक राशि का एक स्वामी है। हमें राशियों के स्वामी यदि पता हो तो हमें पता होगा किस घर का कौन मालिक है। ये भाव हमें खाली दिख रहे हैं, लेकिन असल में ये खाली नहीं है। हर भाव का एक कोई स्वामी है। घर कोई खाली नहीं होता है। अगर घर खाली है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका जो स्वामी है वो कहीं गया है, क्योंकि कोई भी भूमि बिना स्वामी के नहीं होती। तो अगर हम यही अनुमान हम कर लेते हैं कि मान लीजिए यहां मेष राशि है, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, इस तरह से 12 भाव हो गए। अब इन 12 भावों में आप क्या देखेंगे? आपकी कुंडली में कुछ स्थान तो बिल्कुल खाली पड़े होंगे और कुछ स्थानों में ग्रह होंगे। अब ग्रह होने पर यह निश्चित बात है कि उसमें ग्रह कोई बैठा है, लेकिन अगर वो खाली है तब भी वो बिल्कुल खाली नहीं है, क्योंकि उसका कोई ना कोई स्वामी है। वो स्वामी एक स्थान से अन्य स्थान पर चला गया होगा। तो ये जरूरी है कि हमें इन राशियों के स्वामी पता हो। हर राशि का एक स्वामी होता है, इसे अवश्य ही याद कर लेना चाहिए। अब राशियों के स्वामी के लिए बात करूं तो मेष राशि का स्वामी, मेष और वृश्चिक, इन दो राशियों के स्वामी हैं मंगल। इनके मंगल स्वामी हैं। उसके बाद वृष और तुला, ये दो राशियों के स्वामी हैं शुक्र। इसके बाद आप देखें मिथुन, मिथुन और कन्या, इन दो राशियों के स्वामी हैं बुध। इसके बाद है कर्क, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। अगर हम सिंह राशि के स्वामी को देखें तो सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सूर्य और चंद्रमा के पास केवल एक एक राशि है, बाकी सभी ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। धनु और
मीन राशि के बाद के स्वामी है गुरु यानी बृहस्पति। अब मकर और कुंभ ये दो क्रमानुसार राशियां, इनके स्वामी है शनि। ये हमारे पास अगर देखेंगे तो ये राशियों के स्वामी है, यानी कि घर का स्वामी है। हर घर का एक मालिक होता है, हर घर का एक स्वामित्व है। अगर वो यहां नहीं है तो मतलब वो कहीं गया है। मान लीजिए आपको चंद्रमा यहां दिखाई दे रहा है, तो हम यहां कहेंगे कि चंद्रमा जो चौथे स्थान का स्वामी है वो यहां से उठकर नवम स्थान में चला गया है, नौवें स्थान में चला गया। ध्यान देना, 4 से उठकर, 4 राशि नहीं कह रहा हूं, चौथे स्थान से उठकर, ये तो स्थान है और ये नवम स्थान है। तो यहां पर अगर हम यहीं से देखें कि यहां मंगल है और मंगल अगर यहां से यहां चला गया हो तो हम कहेंगे कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल उठकर कहां गया है, धर्म के भाव में यानी कि नवम भाव में चला गया है। हालांकि मंगल अपनी एक राशि में है, यहां मेष राशि है, तो मंगल इसका भी स्वामी इसका भी स्वामी, दो का स्वामी है, तो कभी भी हमेशा वो दोनों में तो होगा ही नहीं, तो एक तो खाली ही रहेगी। हालांकि हो सकता है वो दोनों में ना हो और वो तीसरी राशि में हो। तो इस तरह से राशियां होती हैं, इन राशियों के स्वामी होते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले भाव आप समझ गए कि 12 भाव है और हर भाव को एक स्थान मिला हुआ है, भाव के निश्चित स्थान है। तो भाव तो निश्चित होते हैं, ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां। भाव बिल्कुल निश्चित है, भावों में कोई बदलाव नहीं होता, भाव सदैव स्थिर रहते हैं, राशियां उसमें घूमती हैं और राशियों का परिक्रमण जो है, राशियों का चक्कर लगाना है, उसी को गणना करते हैं। इसे गणितीय ज्योतिष द्वारा देखते हैं। ये बहुत विस्तारित और गूढ़ विषय है, इसलिए इसकी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। आप इसे चाहें तो किसी आचार्य से गणना करना सीख सकते हैं। भविष्य में समय रहा तो शायद इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम स्थान को फिक्स कर ले तो स्थान फिक्स होने के बाद, भाव में राशियां डल जाने के बाद फिर ग्रहों की गणना करते हैं, फिर 9 के 9 ग्रहों को स्थान दिया जाता है और फिर उनके शत्रु मित्र वो किस प्रकार से बैठे हैं, कैसे वो फल देंगे, इसका अनुमान किया जाता है। तो उम्मीद है इसे आप बेसिक कंसेप्ट के रूप में ठीक से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।